और वीडियोस का टाइटल है कैन द ड्राविडियन मॉडल पावर इंडिया अगेंस्ट एनडीएज हिंदुत्व मॉडल। आकाश बनर्जी एंड एडवेज और द देशभक्त, इनके चैनल का नाम है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कल आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। So guys, let's start. 26 opposition parties have joined forces to form India, which is Indian National Developmental Inclusive Alliance. India, can you challenge India? Is it a master stroke or is the opposition being too clever by half? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। 3 महीने पहले देशभक्त पर हमने एक एपिसोड बनाया। एपिसोड का नाम आएगा तो मोदी ही। वजह थी ऑपोजिशन का निकम्मापन, और उनमें से सबसे बड़ी वजह जो हमने बताई थी वो ये है कि 9 सालों से ऑपोजिशन अपना ईगो साइड में रखकर एकजुट ना हो पाया, एक साथ काम ना कर पाया, बस एक दूसरे के वोट काटता रहा। अब लोकसभा इलेक्शन से 9 महीने पहले इनको सेंस आया है, कम से कम ऑपोजिशन पार्टी साथ तो आई है, 26 के 26, और नाम भी रखा है अपना इंडिया। अब इस एनडीए वर्सेस इंडिया में जीतेगा कौन, हारेगा कौन, नतीजा जो भी हो, कम से कम एक बात तो पक्की हो गई है, शॉर्ट फॉर्म बनाने के इस खेल में बीजेपी अब दूसरे पायदान पर आ चुकी है। लेकिन आएगा तो मोदी की जो दूसरी बड़ी वजह हमने बताई थी, और खास वजह यह थी कि विपक्ष के पास कोई अपना जीत का फॉर्मूला, अपना कोई सेटिंग ऑफ एजेंडा नैरेटिव वो नहीं है। अच्छा, इस एनडीए वर्सेस इंडिया को थोड़ी देर में देखते हैं, 1 सेकंड के लिए उसको छोड़िए और हमारे देश में एक्चुअल इंडिया की कुछ ऐसे मैप्स देखिए, तस्वीरें देखिए। हाल ही में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, जिसके चलते लग तो रहा है कि अच्छे दिन तो अब आ चुके हैं, गरीबी कम हो रही है, विकास अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। वैसे हाँ, लोग इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी, इसके पीछे क्या मैथ्स लगाया गया है, उसको भी क्रिटिक किया है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दोस मैथ्स। अभी आप ये दूसरे मैप्स भी देखिए, अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रेटिंग्स देखिए। ये रहा हंगर का मैप, ये रहा हेल्थ एंड वेलबींग का, और ये है क्वालिटी एजुकेशन का, और ये वाला डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी का। अब 1 सेकेंड, क्या आपको इन सब में कोई पैटर्न दिख रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि साउथ इंडिया, खासकर कि केरला और तमिलनाडु, हाँ वहां कुछ ज्यादा ही तरक्की हो रही है, वहां का कलर कुछ ज्यादा ही अलग है। अच्छा, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। देखिए, सिर्फ कुछ मैप्स देखने से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम चेरी पिक कर रहे हैं डेटा। क्या रहे एडिटर? हाँ, कुछ और मैप्स वगैरह है? दिखाओ दिखाओ कुछ और। हाँ, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, टॉप 100 कॉलेजेस इन इंडिया, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, और ये रहा नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय स्टेट। बात यहां कुछ मैप्स की नहीं कर रहा हूं मैं, या कुछ चेरी पिकिंग ऑफ डेटा की नहीं। आप कोई भी सरकारी सर्वे उठाओ, सेंसस उठाओ, इंडिपेंडेंट रेटिंग उठाओ, ये बात साफ हो जाती है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले साउथ इंडिया, खासकर कि केरला और तमिलनाडु, बेहतर परफॉर्म करती हैं। इंडिया के इन मैप्स में एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल छुपा हुआ है, जो अगर ऑपोजिशन इंडिया अलायंस इंप्लीमेंट करती है तो 2024 में नारेबाजी के साथ साथ सीट शेयर में, एक्चुअल चुनाव में भी एनडीए को काफी तगड़ी टक्कर दे सकती है। देशभक्त के आज के इस डीप डाइव एपिसोड में जानेंगे कुछ अहम फैक्ट्स, कैसे कुछ स्टेट्स हमारे देश में आगे निकल गए हैं, वो कौन सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल है जिसके चलते ये तरक्की उनकी हो पाई है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या 2024 के लिए दक्षिण भारत के पास वो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मौजूद है, जो अगर इंडिया अपना ले तो हिंदुत्व और गुजरात मॉडल को कड़ी टक्कर दे सकता है कुछ ही महीनों में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। विपक्ष साथ आ गई है, अच्छी बात है भाई। देश में सरकार, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन दोनों की ही दरकार है, तभी जाकर संविधान बचता है, तभी हमारा भला होता है। और अगर सिर्फ सरकार का ही जोर चलता है ना, तो इमरजेंसी का डोर ज्यादा दूर नहीं होता है, इंदिरा गांधी से पूछ लो। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का एक साथ आना इलेक्शन जीतना नहीं होता है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की जरूरत होती है, जिससे लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। और माइंड यू, ये जो 26 विपक्षीय पार्टी है, ये आइडियोलॉजी उन्हें भी बांध सके, और इसीलिए यहां आता है द्रविडियन मॉडल, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो मानता है कि समाज में सभी तबकों का उद्धार होना होगा, सभी का भला होना होगा, तभी जाकर
एक्चुअल ग्रोथ होगी, सबका विकास तभी जाकर होगा। लेकिन इस विकास, इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में दो स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद हैं, खास करके इंडिया में। इसको कई बार प्रोफेसर भगवती और प्रोफेसर सेन डिबेट भी माना जाता है। एक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ बेहद जरूरी है, इसीलिए ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जाए जिससे पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करे, कंपनीज आए, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, जॉब्स क्रिएट हो और अपने आप फिर धीरे धीरे गरीबी कम हो। ग्रोथ के चलते सरकार का भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर सरकार वेलफेयर प्रोग्राम्स फिर लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि तभी उसके पास पैसा है। सरल भाषा में बोले तो इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं कि भाई देखो, अडानी का भला कर दो, आम आदमी का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सिंपल लॉजिक है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि पहले एजुकेशन, पहले हेल्थ केयर, पहले वेलफेयर और सोशल इक्वालिटी पर फोकस करना होगा, ना कि कॉर्पोरेट सब्सिडीज दीजिए, पूंजीपतियों के लिए बस हाथ खड़ा करके बैठे रहिए। क्योंकि जब तक सामाजिक बराबरी नहीं होगी, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर नहीं होगा, तब तक ग्रोथ ढंग से नहीं होगी। और अगर ग्रोथ होगी भी तो वो इंक्लूसिव नहीं होगी, माने अमीर और अमीर होता रहेगा, गरीब और गरीब होता रहेगा। प्रोफेसर भगवती स्कूल ऑफ थॉट गुजरात मॉडल के समर्थक हैं, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रो इंडस्ट्री है, प्रो कैपिटलिस्ट है। और प्रोफेसर सेन स्कूल ऑफ थॉट तमिलनाडु, केरला मॉडल के समर्थक हैं, जहां ज्यादा वेलफेयर पर ध्यान दिया गया है। और याद रखिए, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ किताबों में है। ये हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, 2024 का इलेक्शंस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये थियरी ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ चुकी है। इंडिपेंडेंस के बाद तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के बराबर ही थी, लेकिन 2010, 2011 आते आते ये 150% ऑफ द नेशनल एवरेज बन गई। और ये भी जब रूरल और अर्बन पॉवर्टी एक्चुअली कम हुई थी, थर्ड लोएस्ट इन द कंट्री। ये कैसे हुआ? याद रखिए कि साउथ इंडिया में कोई ऐसा साउथ मॉडल नहीं है। हां, थोड़ी सिमिलैरिटी जरूर है, मगर डाइवर्सिटी भी बहुत है। क्योंकि आपने तमिलनाडु के प्रीवियस एपिसोड में द्रविडियन मॉडल पर इतना इंटरेस्ट दिखाया, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस आइडियोलॉजी के बारे में, इस पॉलिसी मॉडल के बारे में, और इसकी चर्चा 2024 के लिए जरूरी क्यों है, अभी आप समझिए। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में ही बताया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जातिवाद और ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट मूवमेंट चला अंडर द लीडरशिप ऑफ पेरियार एंड द्रविड़ कड़गम। पेरियार के आइडियाज को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारा डीएमके ने जब वो 1967 में पावर में आई, और तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज ने ही रूल किया है, वही पावर में रही हैं। द्रविडियन पार्टीज का यह सख्त मानना है कि जितना भी इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्रोथ हो जाए, अगर कैपिटल और इकोनॉमिक पावर सिर्फ अपर कास्ट लोगों के हाथ में रह जाए, सोशल एलिट के हाथों में ही रह जाए, तो समाज में इक्वालिटी और न्याय कभी नहीं आ पाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबका साथ सबका विकास, भाई ये सब ख्याली पलाव ही रह जाएंगे अगर आपके पास पहले से ही सोशल जस्टिस नहीं होगा। पहले सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस। इसी आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम को सरकार लागू करती है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडल तैयार करती है। इस द्रविडियन मॉडल के 4 स्तंभ हैं: रिजर्वेशंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, यूनिवर्सल वेलफेयर। आपको क्या लगता है, क्या इन 4 स्तंभों को पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए? पहला पिलर देखते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्वेशन पॉलिसी। आई नो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर सोशल जस्टिस भी है। 1970 में डीएमके ने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाई और अगले 15 से 20 सालों लगातार रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सपैंड किया गया, सब कैटेगराइजेशन की गई और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को रोबस्ट बनाया गया। इसके साथ दूसरी कई स्कीम्स भी लॉन्च की, जैसे इंटरकास्ट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, विडो रीमैरिज स्कीम। एम एक ही था कि समाज में जातिवाद कम हो और न्याय ज्यादा मजबूत। दूसरा स्तंभ है एजुकेशन। बजट एलोकेटेड टू एजुकेशन बढ़ाया गया, सरकारी स्कूल्स पर ध्यान ज्यादा दिया गया और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस दिया गया। देखिए, यहां एक पॉलिसी कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, एलीट बायस का। अगर सरकार और ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ एलीट्स का कब्जा रहेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जाने अनजाने में वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देंगे, फोकस करेंगे जहां वो रिलेट कर पाए या उनका फायदा हो। आईआईटी, एम्स बेशक जरूरी है हमारे देश के लिए, दे आर द प्राइड ऑफ इंडिया, पर ऐसा समाज जहां मेजॉरिटी के पास प्राइमरी स्कूल्स या दवाखाना तक का एक्सेस नहीं हो, वहां आईआईटी और एम्स का मजा तो सिर्फ एलीट्स ही ले पाएंगे ना। द्रविडियन मॉडल ने इसी एलीट बायस को चुनौती दी
और पैसा लगाया प्राइमरी स्कूल्स में। और यह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट का पॉलिटिकल इंफ्लुएंस और रोबस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के चलते सरकार और ब्यूरोक्रेसी में उस ट्रेडिशनल एलिट्स का उतना कब्जा नहीं रह गया था। फ्री टेक्स्ट बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म स्कीम इंप्लीमेंट हुई। 1982 में मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया। देखिए, मिड डे मील स्कीम को उस समय भी फ्री की रेवड़ी ही बुलाया गया था, लेकिन यह स्कीम इतना सक्सेसफुल हुआ, इनरोलमेंट रेट्स बढ़े, ड्रॉप आउट्स कम हुए और अब पूरा हिंदुस्तान इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। हालांकि क्वालिटी और रीच में अभी भी तमिलनाडु इस स्कीम में नंबर 1 है। तीसरा पिलर है हेल्थ केयर। यहां पर भी सरकार ने एलीट बायस को नकारा और फोकस किया हेल्थ केयर बेसिक्स पर, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, इम्यूनाइजेशन, फ्री मेडिसिन। इसके ऊपर से तमिलनाडु सरकार ने एक इनोवेटिव पॉलिसी लागू की। एमबीबीएस के बाद जो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें 50% रिजर्वेशन होगा उन डॉक्टर्स के लिए जो कम से कम काम कर चुके हैं 3 साल रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में, वहां ड्यूटी लगा चुके हैं। अगर ऐसी रोबस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती तो डॉक्टर सिर्फ शहर में ही रेस करता रहता, वहीं प्रैक्टिस करता रहता, और रूरल इंडिया में जाने के लिए कौन पड़ा रहता, वो लंदन शिकागो भाग जाता। पर इन पॉलिसीज के चलते ज्यादा लोग डॉक्टर भी बन सके और हेल्थ केयर सिर्फ शहरी एलीट के पास नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी पहुंच पाई। चौथा पिलर है यूनिवर्सलिस्ट वेल्फेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस, यानी राशन का सिस्टम। यह राशन का सिस्टम दूसरे स्टेट्स में आपने देखा ही होगा। एक टारगेटेड पॉलिसी होती है, यानी सिर्फ गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए होती है। तमिलनाडु में यह एक यूनिवर्सल स्कीम है, यानी हर नागरिक के लिए अवेलेबल है। दूसरे स्टेट्स में बहुत सारे एज अ मैटर फैक्ट गरीब परिवार दफ्तरों के चक्कर, बाबुओं के चक्कर काटते रहते हैं ये प्रूव करने के लिए कि भाई वो एलिजिबल हैं, उन्हें वो राशन चाहिए। और लिस्ट को अपडेट करते समय नाम भी अक्सर गायब हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी अब एक समुदाय विशेष से नाराज हैं, उनका नाम ही पूरा काट दिया, एक एरिया का नाम कट गया, जैसा कि वोटर लिस्ट के साथ भी अक्सर होता है। तमिलनाडु में यह झंझट ही नहीं है क्योंकि लिस्ट में स्टेट का हर नागरिक शामिल होता है। एक 2011 स्टडी के मुताबिक तमिलनाडु की इस यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच का बेहतरीन नतीजा निकला है। तमिलनाडु में क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग सब कुछ नेशनल एवरेज से बेहतर है। डाइवर्जन रेट यानी प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेन जो बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही साहूकार मार लेता है, जो गुजरात में 63% डाइवर्जनरी रेट है, वो तमिलनाडु में सिर्फ 4.4% है। बात सिर्फ पीडीएस की नहीं है, नरेगा जैसे स्कीम्स में भी आपको सिमिलर डेटा ही मिलेगा ऑफ बेटर इंप्लीमेंटेशन। फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन, रेवड़ी, फ्री साइकिल्स, रेवड़ी स्कीम्स जिसको कहा जाता है, लेकिन ये काफी हद तक वुमेन इंपावरमेंट में मदद पहुंचा चुकी हैं। आज तमिलनाडु में वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स रूरल एरियाज में 35.15% है, अर्बन एरियाज में 23.6% है, जो नेशनल एवरेज है उससे काफी बेहतर है, जो कि रूरल एरियाज में सिर्फ 15.4% है, अर्बन एरियाज में सिर्फ 7.5% है, जो कि काफी शॉकिंग है एक देश, हमारे देश के लिए जिसको एक प्रोग्रेसिव बिकमिंग अ सुपर पावर बोला जाता है। स्टेट को यूनिवर्सलिस्ट वेलफेयर स्कीम का शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिला है, सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं ग्रोथ पर भी मिला है। चलिए इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी की बात कर लीजिए, जीडीपी फिगर्स की बात कर लीजिए। अमर्त्य सेन के हिसाब से द्रविडियन मॉडल से हमें क्लियर एक लेसन मिलता है, किसी भी राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी उसके लोग होते हैं। अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, वेल एजुकेटेड है, सोशल इक्वालिटी के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो, और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, तो नथिंग कैन स्टॉप दैट स्टेट। स्टालिन इस द्रविडियन मॉडल की शक्ति को समझते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल को भी अपडेट किया, लिखा बिलोंग्स टू द्रविडियन स्टॉक। अब वो न्यूज़पेपर्स में द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस के इश्तिहार दे रहे हैं, यहां तक बीजेपी के खिलाफ द्रविडियन मॉडल को नेशनल मॉडल भी कह रहे हैं। और तमिलनाडु अकेला नहीं है, इसी के टाइप का मॉडल आपको केरला में भी दिखने को मिलता है। वहां पर भी लंबे टाइम से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे हैं। श्री नारायण गुरु हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, अलग अलग किसान मजदूर यूनियंस हो, एक केरला मूवमेंट हुआ जिसके चलते तीनों मलयालम स्पीकिंग रीजन्स ट्रावनकोर, कोच्चि और मलाबार साथ में एक स्टेट बने। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत केरला राज्य का निर्माण हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी जो एक के केरला मूवमेंट में जिनका बड़ा योगदान था, वो 1957 में पावर में आए।
अब बारी आती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल में तब्दील करने के लिए। इसी से बनता है केरला मॉडल, जिसके भी 4 पिलर्स आप मान लीजिए: लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर और यूनिवर्सल वेलफेयर। काफी सिमिलर है टू द द्रविडियन मॉडल। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई, जिसके चलते कोशिश यह थी कि केरला के कास्ट फ्यूडल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। यह काफी मुश्किल काम था, जमींदारों ने काफी विरोध किया, लेकिन 1970 तक यह काफी हद तक लैंड रिफॉर्म हो गया था और रूरल पावर स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज किया गया कुछ हद तक। लैंड रिफॉर्म के साथ साथ फोकस हुआ एजुकेशन और हेल्थ केयर पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर। यहां पर भी हमने इन्वर्जन ऑफ द एलीट बाइस हमें दिखने को मिला, जैसे हमें तमिलनाडु में जो हमने आपको अभी बताया। फॉर एग्जांपल 1957 में पावर में आने के बाद सीपीआई ने एक एजुकेशन बिल पास किया। उस टाइम पे केरला में मेजॉरिटी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स थे और इन स्कूल्स की हालत काफी खराब थी। टीचर्स को ढंग से सैलरी तक नहीं मिलती थी। 1957 में एजुकेशन बिल स्टेट में लाया गया और स्टेट ने जिम्मेदारी ली कि वो प्राइवेट स्कूल्स को असिस्ट करेंगे, वहां के टीचर्स को सैलरी वो देंगे और क्वालिटी को वो चेक करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे। इस गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल के मॉडल से सरकार को पैसा तो खर्च करना पड़ा, लेकिन स्टेट की एजुकेशन को एकदम एक रॉकेट बूस्टर मिल गया। उसकी रैंकिंग टॉप पर चले गई। वो केरला के एजुकेशन रैंकिंग्स के बारे में आप भी जीके बुक्स में अक्सर पढ़ते होंगे। तमिलनाडु के तरह केरला में भी कई सारे वेलफेयर बोर्ड्स मौजूद हैं, काफी सारे यूनिवर्सल वेलफेयर मेजर्स दिए जाते हैं। बेसिकली स्टेट ने अपना ज्यादातर पैसा लगाया है अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी वेल एजुकेटेड बनाने के लिए। हालांकि एफडीआई या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट केरला में अभी तक उतना नहीं हुआ है। केरला में लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेसेस और एमएसएमई काफी ग्रोथ दिखा रही है। एक बॉटम अप ग्रोथ अप्रोच जरूर दिख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु या केरला में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। वहां अब भी काफी सारा कास्ट सिस्टम आपको दिख जाएगा। पूरी तरीके से इक्वालिटी आज भी नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस परफेक्ट नहीं है। डेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासकर कि केरला। करप्शन तो मैसिव है तमिलनाडु में, बोलने की जरूरत नहीं है। पर इन मॉडल्स को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले केरला, तमिलनाडु ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर में बेटर है और वो एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव तो कर पा रहे हैं सोशल जस्टिस मॉडल के साथ साथ। तो सबका साथ सबका भला भी हो रहा है और जेब में 2 पैसे भी आ रहे हैं। और ये काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि दूसरे स्टेट्स में आपको शायद बाहरी ग्रोथ तो दिखने को मिलेगा, पर एक्चुअल इंक्लूसिविटी नहीं है और पैसे का, जेब का तो ग्रोथ है ही नहीं। और इसका प्राइम एग्जांपल है द गुजरात मॉडल। गुजरात में इंडिपेंडेंस से पहले ही वहां की बिजनेस कम्युनिटीज का पॉलिटिकल कंट्रोल तो था ही, तो लार्जली एक प्रो इंडस्ट्री, प्रो बिजनेस गुजरात मॉडल हमेशा रहा है। पर 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद, चीफ मिनिस्टर मोदी के आने के बाद इस मॉडल ने काफी रफ्तार पकड़ी। इस प्रो इंडस्ट्री ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल के तहत लैंड एक्विजिशन काफी सस्ता और आसान है उस स्टेट में। टैक्स कट मिलते हैं, टैक्स ब्रेक दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स को। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं ताकि कंपनीज जल्दी से आकर गुजरात में इन्वेस्ट करें, अपने कारखाने लगाए। याद रखिएगा, जब नैनो फैक्ट्री बंगाल में ना बन पाई क्योंकि वहां लैंड एक्विजिशन को लेकर आंदोलन हो गया, तो जल्दी से उसे गुजरात रीलोकेट कराया गया क्योंकि वहां की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आश्वासन दिया था टाटा बिजनेसेस को कि भैया आपको जमीन तो देंगे ही अच्छे रेट्स पर, साथ ही साथ 30,000 करोड़ की सब्सिडी भी। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का यह मानना है कि यह सब्सिडी वाला मॉडल, इनकरेजिंग ऑफ द कॉर्पोरेट्स टू कम इन मॉडल, बहुत जरूरी है। गुजरात में एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और बहुत सारी जॉब क्रिएशन भी हुई है। ऊपर से केरला की तरह गुजरात कर्ज में डूबा नहीं हुआ है और आरबीआई खुद अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कहती है कि गुजरात की आर्थिक हालत काफी अच्छी है। मगर काफी स्टडीज यह भी दिखाती हैं कि गुजरात मॉडल में इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर है मगर लोगों का ग्रोथ नहीं है, लोगों की डेवलपमेंट नहीं है। जीडीपी बढ़ी है मगर एजुकेशन और हेल्थ केयर का बजट एलोकेशन नेशनल रिकमेंडेड एवरेज से भी कम है। यहां एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि गुजरात की ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज के चलते टोटल रेवेन्यू काफी ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज अगर कम भी है तो कोई बात नहीं क्योंकि एक्चुअल रेवेन्यू तो ज्यादा ही होगा। मगर यह आर्गुमेंट डेटा के सामने टिक नहीं पाती है। एक टाइम गुजरात, केरला, तमिलनाडु की हालत सेम जैसी थी। आज इन्फेंट मोर्टेलिटी ले लो,
मैटरनल मोर्टेलिटी ले लो, इनरोलमेंट लेवल्स ले लो, न्यूट्रिशन लेवल्स ले लो, बेसिकली ऑलमोस्ट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ के पैरामीटर में केरला और तमिलनाडु गुजरात को मात देते हैं। हायर सेकेंडरी एनरोलमेंट रेट, यानी कितने बच्चे 11th और 12th कंप्लीट करते हैं, उसमें इंडिया के सारे स्टेट्स में ग्रोथ ओरिएंटेड गुजरात 25th पायदान पर आती है, सिर्फ 43.2% एनरोलमेंट के साथ। 2021 में गुजरात में रूरल डेली वेज फॉर नॉन एग्रीकल्चर लेबर था 239 रुपीज पर डे। यह नेशनल एवरेज से भी नीचे था जो 315 रुपीज था। और केरला से तो मुकाबला छोड़ दो, बराबरी छोड़ दो, वहां 677 रुपीज पर डे की बात है। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि गुजरात की एक्सप्लोसिव ग्रोथ का मॉडल का एक अटूट हिस्सा है। लॉजिक यह है कि अगर लेबर चीप होगा तभी तो गुजरात के पास कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, बिजनेस और इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ वो अचीव कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। पर इस ग्रोथ का फायदा आम नागरिक तक तो ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा है। और यह देखने की बात है, क्योंकि मुनाफा सब ऊपर के माले में ही रुक जा रहा है। स्टडीज, नंबर्स, एविडेंस के हिसाब से साफ बात है कि गुजरात मॉडल ऑफ ग्रोथ के मामले में तो डिलीवर करता है, लेकिन इंक्लूसिवनेस के मामले में डिलीवर नहीं करता है। और दूसरी तरफ अगर केरला और तमिलनाडु मॉडल वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रोथ भी दे रहे हैं, और सोशल जस्टिस में भी बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो कास्ट इक्वालिटी की बात हो या विमेन एम्पावरमेंट की बात हो। पर अगर बात सिर्फ इकोनॉमी की होती तो शायद लोगों को कन्विंस करना आसान होता। याद रखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी या का दूसरा पहलू है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जब डेवलपमेंट में फेल हो जाए, एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से ना दे पाए, दाम कम ना कर पाए, बटुए में पैसा ना दे पाए, तो खतरे में है का एजेंडा चलाना जरूरी हो जाता है। पता नहीं ये कौन सा मॉडल है, लेकिन द्रविडियन या गुजरात मॉडल है, ये तो आप समझ लो। वैसे ये मॉडल गुजरात तक ही सीमित नहीं है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने आसाम में भी महंगाई के लिए मुसलमानों को दोषी करार दे दिया है। शर्मा जी ने तो ट्विटर पर ओबामा को भी मुस्लिम एजेंट प्रूव करने के लिए वो जुटे पड़े हुए हैं। उधर योगी जी चुनाव में 80-20 का कंपटीशन चलाते रहते हैं। दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी एक साफ हिंदू मुस्लिम बाइनरी चाहती थी। कर्नाटका में भी बजरंग बली का एजेंडा चलाया गया था। और अब 2024 इलेक्शन से आने से पहले यूसीसी का नारा फिर से उठने लगा है। क्या इकोनॉमिक मॉडल की नाकामी के चलते ये सारी चीजें हमें दिखने को मिल रही हैं? वैसे यूसीसी आएगा या नहीं आएगा 2024 से पहले, उस पर पूरा एक एपिसोड बना के देखा है, आपको भी बहुत पसंद आया। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यूपी में योगी ये बात को समझते हैं और लेबर लॉ रिफॉर्म्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लाने की कोशिश तो चल रही है एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रो बिजनेस यूपी बनाने के लिए। मगर आप जितनी भी सब्सिडीज दे दो, आप लार्ज इन्वेस्टमेंट, सर्विस सेक्टर जॉब्स अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप ह्यूमन रिसोर्सेज अपने ठीक नहीं करोगे। हम सब बहुत खुश होंगे अगर यूपी सच्ची में आत्मनिर्भर बन जाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, मगर यह सेम मॉडल जो कोशिश अभी यूपी में चल रही है, गुजरात में दशकों से यही मॉडल मौजूद है। लेकिन सोशल इंडिकेटर्स हमको दिखा रही हैं कि असलियत क्या है। जब तक वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन और सामाजिक बराबरी पर फोकस नहीं करोगे, तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ मुमकिन नहीं है। इसीलिए जब इकोनॉमिक मॉडल से हम कुछ नहीं हो पाता है हमसे, तभी हम 80-20 के खतरे में हम चले जाते हैं और वही एजेंडा चलाने लगते हैं। पर इस एजेंडा को हराया जा सकता है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी ऑपोजिशन को। समझाता हूं कैसे। बीजेपी कहती तो है कि हमारा जीडीपी उड़ रहा है, चंद्रयान पर बैठकर चांद तक चले गया है, हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। अच्छी बात है, इट्स मैटर टू बी प्राउड ऑफ। लेकिन आपकी और हमारी हालत क्यों खस्ता हो रही है? आपका और हमारा, खैर मेरा तो डेफिनेटली बटुआ और मोटा क्यों नहीं हो रहा है? और ये हैव और हैव नॉट के बीच में ये फासला बढ़ क्यों रहा है? हमारा पर कैपिटा इनकम मान लीजिए $2,600 के आसपास है आज, जो बांग्लादेश और रिपब्लिक कांगो से बस थोड़ा सा ज्यादा है और नामीबिया से आधा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुट्ठी भर कंपनी और सरकार के कुछ चहीते ही सिर्फ विकास का पूरा आनंद उठा रहे हैं? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार 21 सबसे ज्यादा अमीर भारतीयों के पास 70 करोड़ देशवासियों जितनी पूंजी है। 21 इज इक्वल टू 70 करोड़। यह हुआ ना एक्स्ट्रा 2AB का फॉर्मूला। इस वजह से चीजों की डिमांड भी एक्चुअली इकोनॉमी में कम हो रही है। एनडीए को टक्कर अगर देना है तो जरूरी है कि सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंटल एजेंडा बनाओ।
अब इंडिया अलायंस ने अपने व्हाइट पेपर में तो कह दिया कि हम सोशलिज्म, जस्टिस, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को हम बचाना चाहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म को हराना चाहते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म, हिंदुत्व को हम दिखाना चाहते हैं कि यह गलत है। जिस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की यह बात हो रही है, उसका एक मॉडल तमिलनाडु और केरला में दशकों से चला आ रहा है। क्वेश्चन इज कि आप इसको अडॉप्ट कर पाओगे नेशनल लेवल पर? नहीं। हाल ही में कर्नाटका इलेक्शंस में भी देखो क्या हुआ। चाहे वो रिजर्वेशन इंक्रीज करने की बात हो, यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फूड ग्रेन्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की बात हो, इस एजेंडा को एक जीत मिली। और तमिलनाडु और केरला में बीजेपी का क्या हाल है आपको मालूम है। हमने इस एपिसोड में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में उतनी बातचीत नहीं की, मे बी अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको एक बात तो समझना होगा कि केरला, तमिलनाडु, गुजरात और यूपी, माने ये जो कंपैरिजन हमें दिख रहा है, सोशल जस्टिस प्लस वेलफेयर मॉडल और हिंदुत्व प्लस प्रो इंडस्ट्री मॉडल, इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली सामने आती हैं, डिस्टिंक्शन सामने आता है। अब सवाल यह है कि ऑपोजिशन इसका क्या करता है। सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस पर, एंटी कास्ट पॉलिसीज पर, वेलफेयर पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज पर अगर कोई फोकस करे तो काफी जनता आपको सुनने के लिए राजी होगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपको बनना है तो भैया ढंग से स्कूल बनाओ, बस्ती में दवाखाना खोलो और पॉलिसी मेकिंग से एलीट कम्युनिटीज की जो मोनोपोली है उसको आप हटाओ। क्या विपक्ष कर पाएगी यह काम? पॉइंट नंबर 2, हिंदुत्व को आप डेफिनेटली हरा सकते हो। सेकेंड बिगेस्ट लेसन यही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ का एजेंडा आप बीजेपी के पॉलिटिक्स को पुश बैक तो कर सकते हो, अगर हरा भी नहीं सकते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो बन सकते हो। नहीं, ये नहीं कि हाँ पिंग पोंग होगा तो अगली बार तो हमारे पास सत्ता आ जाएगी ना, ऐसे नहीं होने वाला है। अपने व्हाइट पेपर में तो इंडिया ने बड़ी बड़ी बातें अब कर दी हैं। अब क्वेश्चन इज, ठोस पॉलिसी आ पाएंगी? समय बहुत कम है, 9 महीने से कम है। क्रोनी कैपिटलिज्म की निंदा करने से काम नहीं होगा, आपको खुद एक क्लियर वेलफेयर एजेंडा सेट करना होगा। क्या एक क्लियर एंटी कास्ट एजेंडा ऑपोजिशन सेट कर पाएगी, या फिर से घूम के मंदिर के चक्कर लगेंगे, टेंपल रन में भी जनेऊधारी का ये सारी हरकतें होने वाली हैं? इंडिया अलायंस ने एक अगला स्टेप लेना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसको बनाना है, उसको फ्रेम करना है, उस पर अग्री करना है, उसे गली गली ले जाना है और उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, जैसे कि उन्होंने इंडिया बनाया। अगर एक क्लियर इंक्लूसिव सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी का प्रचार किया जाए, एक वेलफेयर ओरिएंटेड डेवलपमेंट का नैरेटिव बनाया जाए, एक मीनिंगफुल पॉलिसी विजन दिखाया जाए, तो 2024 में बीजेपी को टक्करी चुनौती मिल सकती है। और हम तो देशभक्त पर यही कहते हैं, भैया जीते जो हारे जो। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट भी जरूरी है, ऑपोजिशन भी जरूरी है, थोड़ा बैलेंस की जरूरी है। बैलेंस नहीं हुआ तो संविधान और संसद को बाय बाय करने में एक तानाशाह को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जी चौधरी साहब। नदीम भाई के फेवरेट हैं और अक्सर ये इनके बारे में बात करते हैं, तो इस पे बात स्टार्ट यही करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल जी, मैं इनको सुनता रहता हूँ, बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, तो इनकी बातें अच्छी होती हैं। तो बाकी यही मैं इस वीडियो से समझ पाया हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट इन्होंने मुझे बनाई और इंडियन अलायंस को बताया कि आप कैसे मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपनी किस तरह आप उनको टक्कर सही तरह दे सकते हैं। बाकी यार मैं कुछ और भी इसमें बात ऐड करना चाहूँगा। ये इंडियन मामला है, इतना ज़्यादा हम उनके जो अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में इतना ख़ास नहीं जानते। तो बाकी ये है कि ये इंडिया में ना एंकर और तजियाकार मुझे बहुत ऐसे पसंद हैं, इसलिए कि वो जो रिपोर्ट बनाते हैं वो न्यूट्रल रह के बनाते हैं। वो कोई बात करते हैं, कोई भी किसी इंडिया के मसले पे बात करते हैं ना, तो वो न्यूट्रल रह के बात करते हैं। वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करके बात नहीं ज़्यादातर करते। मेरे को ये इनकी पसंद है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये लोग फिर जो है ना ऐसी रिपोर्टें लेके आते हैं जिससे इंडियन सरकार, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सरकार है वो, या जो मोदी सरकार में वो भी देखते हैं। उस रिपोर्टों को देखने के बाद जो भी फैसला लेते हैं, जो गलती पकड़ते हैं, तो उस पर काम होता है। तो पाकिस्तान की सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, मैंने जो देखा है, देखो मैं अपने तरीके से अपनी जो मेरा एक तजर्बा है मैं उससे बताऊँगा कि पाकिस्तान में मैं जितने भी एंकरों को सुना है ना, उनका किसी वक्त भी मेरे को पता चलता है वो किस तरफ जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं।
ये होता है। दूसरा फिर इन लोगों के तजिए जो होते हैं उनको फिर हुकूमतें भी सपोर्ट नहीं करती, फिर ग्राउंड रियलिटी की जो रिपोर्ट होती है ना वो भी मतलब झोल खाती है किसी एक पार्टी के तरफ, तो फिर उसको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलती, फिर लोग उनको इतना ज़्यादा बाकी ये वो पार्टी सपोर्ट करती है। जैसे कोई मतलब अभी एंकर है ना तो वो नून लीग को सपोर्ट करता है या PDM को, तो वो कोई भी रिपोर्ट लेके आएगा ना तो उसमें झोल मारेगा, वो करेगा नहीं को सपोर्ट, आखिर पे रिपोर्ट की सारी जो है ना डिटेल निकाल के उनके पक्ष में डाल देता है। तो ये बात है। मैं इसलिए इंडियन एंकर बहुत सौ को सुनता हूँ। खला के बारे में भी एक मैं चैनल था, नाम ने नहीं याद यार पहले अभी भी, तो मैं उनको सुनता हूँ, उनकी बातें पता चलती हैं कुछ। फिर इंडिया के ये सियासी मामला में बहुत सी मैं ये इंडिया के ये जो तजियाकार हैं जो ये एंकर हैं इनको मैं सुनता हूँ इंडिया के बारे में। ये ऐसे रिपोर्ट ऐसे देखो अभी ये रिपोर्ट कितनी ज़बरदस्त बनाई है, कंपटीशन किया है अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ इन्होंने ना ज़बरदस्त किया। फिर इंडियन अलायंस को बताया कि कैसे कैसे आप काम करके जो है ना जो मोदी सरकार को टक्कर दे सकते हैं, ये भी है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि कोई भी रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो फेवर सारी अपनी उस पार्टी को की जाती है। मैं बहुत से एंकरों को सुनता हूँ, बाकी एंकरों के अपने भी मफाद हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत से एंकरों को जानता हूँ जिन्होंने PTI को सपोर्ट करते थे, तो बाद में उन्होंने किसी वजह से कोई भी वजह बनी तो उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। उनको फिर लोगों ने पहले उनको बहुत फॉलोवर थे फिर कम हो गए। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में एंकर कैसे हैं और इंडिया में। फिर इंडिया में काम होता है तो उसके पीछे जो है ना बहुत सारा मतलब हुकूमत का अपना एक मफाद होता है कि हम अपने लिए काम करें तो बेहतर होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ एक इस रिपोर्ट में भी अभी इन्होंने बताया कि अमीर आदमी को ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, उसी की जेब भारी हो रही है और गरीब को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये भी ठीक है, इनकी अपनी बात है, इससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, पाकिस्तान तो सीख रहा है, पाकिस्तान तो ऐसा ही है। पाकिस्तान ने तो पूरे बेड़ा कर किया, गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यकीन करो हुकूमत तो दोनों हैं, पाकिस्तान और इंडिया हुकूमत को चाहिए कि हमारे गरीब को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि वो कारोबार कर सकें, उनकी जेब भारी हो, उनका घर अच्छा हो, वो भी को ग्रोथ करें, वो भी को हुकूमतों को सपोर्ट करें। नहीं तो यकीन करो आए रोज़ रिपोर्टें आती हैं वो लान तानी करते हैं। तो वीडियो अच्छी थी मेरे को देखने वाली, क्योंकि मैं ऐसी इंडिया की रिपोर्टें देख के कुछ सीखने के लिए देखता रहता हूँ, तो वीडियो देख के मज़ा आया जी। वीडियो वाकई अच्छी इन्होंने क्रिएट की है। और एक बात है कि वो न्यूट्रल रह के बात कर रहे तो हम भी न्यूट्रल ही हैं, क्योंकि हम ना तो वोट कास्ट करना है किसी को और ना ही हमने जो है वो किसी को जिताना है और ना हमारी वजह से किसी ने जीतना है। सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करेगा न्यूट्रल बात है। और न्यूट्रल रह के बात करेंगे कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से इंडिया की जो है ना ग्रोथ, इंटरनेशनली ग्रोथ जो है पूरे दुनिया में जो है उनका चर्चा हुआ है, नाम हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी GDP जो है ऊपर गई है। और वाकई मोदी सरकार ने जो है वो जियोपॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार अदा किया है अपना, और इंडिया की इमेज को बहुत ज़्यादा बहाल किया है। और बाकी रही बात है कि मुल्क में के अंदर क्या चल रहा है, और काफ़ी लोग जो हैं जिनसे बातें होती हैं हमारी, तो वो यही कहते हैं कि गरीब को बहुत कम फ़ायदा होता है। जैसे ये इन्होंने बताया ना, मैं सोच रहा था कि फिर मतलब वो लोग ठीक कह रहे थे। काफ़ी लोग हैं जिनसे बात हुई है और कहते हैं कि गरीब लोग को इतना वो फ़ायदा नहीं होता जो कि अपर क्लास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन मुल्क में जो है वो हमें तो वैसे ही सारा कुछ लग रहा है, मतलब हम तक वो तरक्की का असर नहीं पहुंच रहा। कहते हैं ना कि वो कोई कुछ निचोड़ का पहुंचे ना, उसका बेनिफिट बहुत कम मिल रहे हैं लेकिन बहुत कम मिल रहे हैं। तो अगर ये बात है तो उन्होंने ये केरला स्टेट और तमिलनाडु स्टेट का भी इन्होंने मेंशन किया, और वहाँ पे जो है वो जो सिस्टम है वहाँ पे तालीम को आम लोगों तक पहुँचाए, एलीट क्लास से नहीं सिर्फ आम लोगों को तक पहुँचाए। और एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, और वुमेन एम्प्रूवमेंट हो गई, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम जनता तक पहुँची हैं। तो जब आम जनता तक पहुँचेगी, आम जनता जब पढ़ेगी लिखेगी और उनकी सेहत ठीक रहेगी, उनके चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और राशन जो उनको मिल रहा था फ्री में, और वो ये नहीं है कि किसी को अपना अप्रूव कराना पड़ेगा, वो उन सबको मिलेगा जो वहाँ के नागरिक हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये अगर चीज़ होगी तो गरीब तक पहुँचेगी, और गरीब उठेगा तो फिर मुल्क उठेगा। चाहे मुल्क जितना भी GDP ठीक कर ले, लेकिन अगर मुल्क का जो आम आवाम है, जो आम बंदा है हमारी तरह का, अगर उस तक वो सहूलत नहीं पहुँची तो उसको तो लगेगा कि मुल्क डूब रहा है, मुल्क तो हमें तो नहीं सेव कर रहा। तो उनको भी ऊपर उठाना चाहिए साथ साथ।
तो जो इन्होंने ये बातें कही हैं, ये अच्छी बातें हैं कि जो गरीब तबका है उनको ऊपर उठाया जाए, उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। अगर तो उन्होंने ये बताया कि जो एनडीए है वो तो बिज़नेस और इंडस्ट्री को ज़्यादा जो है वो ध्यान रखती है उसका, और लेकिन जो दूसरी एक केरला और तमिलनाडु में है वो दूसरी चीज़ों गरीब को ऊपर लेके आती है, लेकिन ग्रोथ भी कर रही है। तो उसके अलावा उन्होंने बताया जो इंडिया जमात बनी है, जो अपोजिशन का अलायंस हुआ है सारा, तो वो ये अपनाएंगी तब जाके वो मुल्क का बेहतर भी करेंगे और आवाम भी उनके साथ जुड़ेगी। उन्होंने एक मशवरा दिया, अगर तो वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस मॉडल को, तब जाके वो आवाम उनका साथ देगी, वरना वो नहीं। बिल्कुल इनकी बात ठीक है, अगर इंडिया जो अपोजिशन है वो अगर जो है वो ये सारी चीज़ें अपनाती है, जो द्रविडियन मॉडल है उसको अपनाती है, तो फिर तो वाकई अवाम उनके साथ जाएगी और मुल्क का भी भला होगा। तब जाके फ़ायदा भी है कि कोई इंडिया की जमात बनी है। अगर इंडिया की जमात जीत जाती है और मुल्क जो है जीडीपी भी गिर जाती है और वही सारा कुछ जो पहले चलता रहा है वही हो जाता है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उस इंडिया का, जो न्यू इंडिया बनी है अपोजिशन। तो इंडिया अपोजिशन का फ़ायदा यही है कि गरीब जो है वो ऊपर आए, गरीब के एजेंडे पे काम करें और उनके लिए काम करें, तब जाके अवाम उनको साथ देगी और उनको वोट भी मिलेंगे और वोट बैंक भी बढ़ेगा उनका। लेकिन अगर वही जो पिछले कई सालों से पहले जो चलती रही हैं वही अगर रहा सारा ड्रामा, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि इंडिया का आने का फ़ायदा नहीं है उस जमात का। फिर तो एनडीए ही बेहतर है इंडिया के लिए। ज़ाहिर एनडीए बेहतर है ना, उससे बेहतर होना चाहिए। अगर उससे बेहतर नहीं होंगे तो आपका फ़ायदा नहीं है। तो हमारा तो यही है कि जो भी बेहतर है आप लोगों ने चूज़ करना है। आप लोगों को पता है कौन बेहतर है, आपके इंडिया का है। पाकिस्तान में तो जितनी चीज़ें हैं वो सारी एलीट क्लास ही फ़ायदा उठा रही है, गरीब तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा ना, सीधी सी बात है। पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते यहाँ पे। पाकिस्तान तो इंडिया के दूर दूर तक भी ये मुकाबला नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के। नो डाउट ये वीडियो अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों का टर्नल मैटर है। और लेकिन यह है कि वीडियो देखी है तो उसके हवाले से दिन बैठे हैं तो थोड़ा कम अज़ कम हम कंपैरिजन करेंगे उसके ऊपर, थोड़ा बहुत तो हम बातचीत कर सकते हैं, उसकी हमें इजाज़त है, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जहाँ तक बात रही मोदी जी की हुकूमत की, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए वो हुकूमत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा सिस्टम चल रहा होता तो हमें पता होता कि टॉप पे हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमारा काम हो रहा है और मुल्क को सरमायाकारी हो रही है, मुल्क में काम हो रहे हैं, और हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है जैसे अभी इंडिया की चल रही है इन नाउ टाइम्स, तो हम खुश होते हैं कि यार चले हम तक वो सहूलतें अभी नहीं पहुंची, लेकिन आने वाली नस्लें जो है मेरे ख्याल में उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और मेरे ख्याल में उनके लिए वक्त अच्छा होगा। हम उस चीज़ को सोच के कहते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में जो एक किस्म की दूसरी पार्टी जोर लगा रही हैं, आना चाह रही हैं, वो ये अली भाई की बात कि आगे कुछ नहीं करेंगी। जो जिस लेवल पे इंडिया भी है उसको ऊपर ही लेके जाते हैं या उसी लेवल पे रहता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन यह है कि चूज़ करने के बाद आप लोगों को पता भी नहीं होता। ये वही चीज़ होगी कि आप कुछ खरीदने जाते हैं तो फल फ्रूट खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन डाउट होता है आपको कि हो सकता है मीठा हो सकता है खट्टा हो सकता है ख़राब हो। तो तीन ऑप्शन है, नोबडी नोज़ कि कुछ क्या होगा, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन लोगों की वो पार्टीज़ की हरकतों की वजह से आपको पता होता है कि वो किस तरह का रिएक्ट करेंगी। पाकिस्तान में जितनी भी पीडीएम क्रिएट की गई और जितनी भी जमातें उसमें आई हैं उन सारों के टोटली कह लें कि ऊपर से नीचे तक हम जानते हैं कि उनकी हलीत क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते रहे हैं माजी में और हालिया क्या करेंगे, बेड़े घर करेंगे। तो लोग जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नॉलेज है, वो लोग जो है उनको सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है ऐसे मुल्क है, नए बंदे को ट्राई दो, नई चीज़ को नए बंदे को इम्प्लीमेंट करने दो, नया कानून हो, उस हिसाब से चलो, उसके ज़रिए से चलो, शायद जो है मुल्क जो थोड़ा बहुत चेंज हो। लेकिन मेरे ख्याल में इन माई ओपिनियन यहाँ पे बैठे हुए कि मोदी जी ज़बरदस्त कर रहे हैं और वो बंदा लेके चल रहा है और एक विजन के साथ चल रहा है, वो उसे चलने दिया जाए। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के मेरे कमेंट्स भी नीचे पड़े थे अपने वीडियोस के, एक दो वीडियो की थी हमने इस तरह की, तो मेरे ख्याल में सब ने लिखा हुआ था मोदी जी फिर आएंगे।
तो बिल्कुल जी आना चाहिए उस बंदे को, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, दुनिया में इज्जत हो रही है उस बंदे की, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी गई मुल्क की भी मुल्क की है ना। हाँ ना, तो फिर वो उस बंदे की वजह से मतलब वो हाइप पकड़ गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इससे ज्यादा बेहतर करेंगे तभी तो फायदा है ना। बिल्कुल। और 12 रात को बहस हो रही थी एक लड़के के नहीं साथ। तो मुल्क तो चल रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और रात किसी से बहस हो रही थी, आपने वो म्यूजियम क्रिएट करना है, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि कोई लोग वो लेके शायद वो उनकी जो बाबा अजदाद की चीज़ें हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड वो लेके आएंगे। सुल्तान की तलवार है, कोई नूर हीरा है, तो महाराणा प्रताप का मेरे ख्याल में बाला है उनका, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कह रहा था बाकी तो आ जाएंगी, लेकिन वो हीरा नहीं दे सकते, क्योंकि वो घोड़े ऐसे हैं कि वो हराम मिस्र जो हैं वो तकोन की शेप में है, वो बहुत बड़े हैं। अगर कहता है कि अगर उसकी बात भी वैसे फेंकने वाली नहीं थी कहीं, वो कहता है कि वो उतने बड़े हैं, अगर वो छोटे होते ना उनको भी उठा के उन्होंने ले जाना था। वो साइज में इतने बड़े थे कि उनको किसी तरह कवर नहीं कर सकते थे, एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे उसके अंदर क्या है। ब्रिटिश तो वो तो सारा कुछ लूटा हुआ है ना, बाकी जितने सबसे लूटा वो भी उठा के ले जाना था, वो इस तरह के है तो वापस देना। मैंने कहा जिस तरह की पोजीशन पे इंडिया है, हम लोग देख रहे हैं, हम तो ऑब्जर्व करते हैं आए दिन इन चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में जिस पोजीशन पे है तो बातचीत के लिए ज़रूर मानेंगे और टेबल पे आएंगे। तो ये पहले वाली सिचुएशन और थी, अगर वो कहते भी आना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें हैं इंडिया की। बिल्कुल। बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी और बड़ी डिटेलिंग वीडियो थी और बहुत ज़्यादा मेहनत थी इनकी वीडियो में, नो डाउट। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।